Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону. दर्शकों नमस्कार, दिल दिल्ली देश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर राघव और आप देख रहे हैं RNA रियल न्यूज एनालिसिस। रूसी सेना यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रही है। उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां राजधानी कीव में प्रवेश कर चुके हैं। लगातार हवाई हमले किए जा रहे हैं। इसके बावजूद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वह युद्ध नहीं कर रहे हैं, यह युद्ध नहीं है। एकदम सही बात है, यह युद्ध नहीं है, यह आतंकवाद है, यह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है। चंद देशों को छोड़ दिया जाए, चीन जैसे देशों को छोड़ दिया जाए जो खुद विस्तारवादी और महत्वाकांक्षी हैं। यूक्रेन पर जो रूस ने हमला किया है, ये जो युद्ध हो रहा है, यह युद्ध दुनिया को कहाँ ले जाएगा, विश्व की शक्तियों को किस तरफ ले जा रहा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जो देखने वाली बात है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये है कि शीत युद्ध के बाद से 1990 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई सोवियत संघ के विखंडन के साथ ही। वो शीत युद्ध क्या अब फिर से शुरू होता हुआ दुनिया में दिखाई दे रहा है। दुनिया में दो ताकतें फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका और नाटो का कोई आक्रामक रुख या आक्रामक तेवर उस तरह से सामने नहीं आए हैं जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। और पिछले 2 दिन में लगातार कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध रूस पर अमेरिका और उसके पश्चिमी मित्र देशों ने लगा दिए हैं। इस सब के बावजूद भी जो बाइडेन की जो भूमिका है, जो नाटो देशों की जो भूमिका है, उसमें रिटेलिएशन का या प्रतिकार का या रूस को रोकने का कोई साहस करने का लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दिया है कि रूस की सेना को नाटो या अमेरिका की सेना आकर रोकें। इस तरह का कोई साहस या संकेत अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमें याद करना चाहिए 1988-89 को जब इराक ने कुवैत पर कब्जा किया था। जब कुवैत पर इराक ने कब्जा किया था तो इराक को गर्बाचेव की सरकार का परोक्ष समर्थन हासिल था। लेकिन जब पश्चिमी देशों ने, अमेरिका और नाटो ने जब इराक पर हमला किया तो गर्बाचेव की प्रतिक्रिया सिर्फ अमेरिकी हमले की निंदा तक सीमित थी और उसका नतीजा ये हुआ, इराक पर अमेरिका और उसके मित्र देशों की जीत के साथ ही रूसी ताकत खत्म होती हुई दुनिया के आगे दिखाई दी और उसके कुछ समय बाद ही उसका विखंडन हो गया। तो क्या इतिहास अपने आप को फिर दोहराने जा रहा है? क्या इतिहास भी अपना बदला लेता है? क्या इतिहास भी पलटने जा रहा है? क्या इतिहास लौटकर फिर वहीं आ रहा है, दुनिया को फिर वहीं ले जा रहा है जहां वो 1989-90 में थी? क्या इस बार ये कहानी इस तरह से पलटने वाली है कि यूक्रेन पर रूसी कब्जा होता हुआ दिख रहा है? राजधानी कीव में बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक रूस के पहुंच चुके हैं और वहां लगातार धमाके हो रहे हैं, वहां लोग मारे जा रहे हैं जिनकी किसी को चिंता नहीं है। इस युद्ध को रोकने के लिए कोई बड़ा हस्तक्षेप पश्चिम या नाटो देशों की ओर से नहीं हुआ है, जबकि नाटो देश बिल्कुल यूक्रेन की सीमा तक, रूस की सीमा तक आते हैं। पोलैंड तक से आकर मोर्चाबंदी की जा सकती है, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि रूसी सेनाएं बेरोक टोक पूरे दुस्साहस से यूक्रेन को रौंद रही हैं, एक देश की संप्रभुता को रौंद रही हैं। और ये हमला नहीं है, ये युद्ध नहीं है, ये आतंकवाद है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है और इस आतंकवाद को कोई रोकने वाला नहीं है। और ये संभव है कि ये रूस का रवैया दुनिया में जो महत्वाकांक्षी शक्तियां हैं उन्हें एक नई दिशा दे दे, उन्हें दुस्साहस करने के लिए एक मौका और एक बहाना, नया बहाना उपलब्ध करा दे। चीन की बुरी नज़र लगातार ताइवान पर बनी हुई है। वह भारतीय क्षेत्रों में भी घुसपैठ करता रहता है। अरुणाचल से अभी कुछ दिन पहले एक किशोर को उसके सैनिक उठाकर ले गए थे, जिसे करीब 1.5-2 हफ्ते बाद लौटाया गया। यही वजह है कि चीन ने अभी तक रूस के कदम की निंदा नहीं की है और ये एक बड़ा खतरा है। यूक्रेन पर इस रूसी हमले के बाद पूरे यूरोप में शक्ति संतुलन डगमगा गया है। इतने बड़े खतरे को देखने के बाद भी
अमेरिका और नाटो देश खामोश हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस का रक्षा मंत्रालय पहले ही चेतावनी दे चुका है कि करीब 2 महीने पहले क्रेमलिन ने चेताया था कि अगर पश्चिम देशों ने कोई दुस्साहस किया तो वो उन्हें चंद मिनटों में अंधा बना सकता है। उसका इशारा अंतरिक्ष में घूम रहे उन सैटेलाइट की ओर था और उसने एक संख्या बताई थी कि 356 सैटेलाइट्स हैं जिन्हें वो एक झटके में उड़ा सकता है और उसके बाद इनकी गाइडेड मिसाइलें बेकार हो जाएंगी। यानी ये युद्ध अंतरिक्ष तक जा सकता है अगर नाटो देश कोई हरकत करते हैं तो। एक बिगड़ैल बच्चे की तरह रूस पश्चिम को धमका रहा है, लेकिन ये यूक्रेन की जनता का दुर्भाग्य है कि दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति अब नहीं बची है जो कि युद्ध के खिलाफ सीना तान के आए और दुस्साहस करने वाली ताकतों को सबक सिखा सके। और भारत के लिए भी ये बहुत चिंताजनक बात है, मोदी सरकार के लिए भी ये बहुत चिंताजनक बात है कि जब सारी ताकतें, चीन को छोड़कर सारी ताकतें रूस के इस हमले की निंदा कर रही हैं, तो भारत खामोश है इस मुद्दे पर। इसकी एक कूटनीतिक वजह यह बताई जा रही है कि भारत और रूस के पुराने संबंध हैं, लेकिन वही मित्र अच्छा होता है जो गलत मार्ग पर बढ़ते हुए मित्र को रोक सके, नहीं तो आप सिर्फ एक पिछलग्गू साबित होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मोदी सरकार काबुल में अमेरिका की पिछलग्गू साबित हुई। अमेरिका ने जब काबुल से यानी कि अफगानिस्तान से पीछे हटने की घोषणा की तो भारत की ओर से उसकी कोई तैयारी नहीं की गई थी। भारत ने वहाँ भारी भरकम निवेश किया था, इसके बावजूद हम पिछलग्गू की तरह अमेरिका के वहाँ से निकल आए। उसी तरह से अब हम यूक्रेन मामले में रूस के पिछलग्गू की तरह साबित हो रहे हैं। हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। भारत के कम से कम 16,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं जो मेडिकल शिक्षा के लिए वहाँ गए थे। उनमें से अधिकांश छात्र वही हैं और उन्हें निकालने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। कुल 20,000 के आसपास वहाँ पर भारतीय थे, जिनमें से हमारे विदेश मंत्रालय का कहना है कि 4,000 लोग वहाँ से निकल चुके हैं, कुछ अपनी कोशिशों से पड़ोसी देशों में की तरफ चले गए हैं और 400 से थोड़ा ज़्यादा 2 फ्लाइट में सीधे आए थे 2 दिन में। और उसमें भी ये आरोप लग रहे हैं, बच्चे ये कह रहे हैं कि साहब किराया जो है कई गुना भारतीय जो उड़ान कंपनियां हैं वो उनसे वसूल रही हैं और भारत सरकार इस पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है। वो आपदा में लूट रही हैं और इस लूट को भी नहीं रोक रहे हैं। इतनी भी मानवता सरकार में हमारी में नहीं बची है। युद्ध जब भी होता है वो इंसानियत के खिलाफ होता है, वो इंसानों के खिलाफ होता है, वो मानवता के खिलाफ होता है। बच्चे और महिलाएं उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। अभी भी आप ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, विचलित करने वाली तस्वीरें आ रही हैं, जहाँ यूक्रेन के मेट्रो और बाकी टर्मिनल के सबवे में लोग शरण लिए हुए हैं, घरों को छोड़कर भाग रहे हैं, सुरक्षित ठिकानों की तलाश में दौड़ रहे हैं और इनमें काफ़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। तो दुनिया की ताकतों को जो खुद को सुपर पावर कहती हैं, उन्हें ये शर्म आनी चाहिए कि उनके होते हुए इंसानियत पीड़ित हो रही है, यूक्रेन में पीड़ित हो रही है। कुछ शांति के समर्थक हैं जो गिने चुने हैं, वो सब जगह इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रूस के इस हमले का विरोध कर रहे हैं, रूस की इस गोलाबारी का विरोध कर रहे हैं और ऐसे लोग रूस में भी हैं। मगर सत्ता के नशे में अंधे नेताओं के लिए ये विरोध कोई मायने नहीं रखता है। यूक्रेन भी के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बार बार ये कह चुके हैं कि हमारी परमाणु शक्ति छीन ली गई और हमें असहाय एक तानाशाह निरंकुश के आगे डाल दिया गया और पुतिन यूरोप के नए हिटलर साबित हो रहे हैं। तो आज दिल्ली देश में इतना ही। धन्यवाद। Аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно.